जो है इससे ज़्यादा तो हम सारे गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर एग्जांपल के साथ दे सकते हैं वो हम डेफिनेटली देंगे। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड द ISA 570 इज़ वेरी क्लियर, जस्ट लाइक सब्सिक्वेंट इवेंट्स के जो है वो चेकलिस्ट दी गई है इसमें। बेसिकली इसमें ये है कि ऑडिट इज सपोज टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस which that events which require adjustment or disclosure have been identified up to the date of the audit report. Basically इसमें subsequent event there is nothing to explain, बस इसमें ये है कि when you issue your audit report तो financial statements की date और audit report के दरमियान basically definitely gap होता है, तो उसमें आपने जो है वो certain procedures apply करनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में आग लग गई थी, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, IS 10 जो है बड़ा क्लियर है इसमें। तो यू और इसमें बेसिकली होता है कि इसमें एग्जांपल में ये भी दे दिया गया था कि यू मे ऑब्टेन सिग्निफिकेंट नॉलेज थ्रू प्रेस रिलीज। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, यू कैन सर्च अगर इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज़, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू लुक इनटू इट, यानी कि आपका काम नहीं है कि ऑडिट खत्म होने के बाद आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ मैं इनको देखूंगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें तो आप सर्टेन प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं कि कोई ऐसा इवेंट ना हुआ हो उस डेट के बाद, आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर इश्यूएंस ऑफ रिपोर्ट, जो कि रिपोर्टेबल हो और वो रिपोर्ट ना हुआ हो। इसमें बेसिकली ये है कि ISA भी बड़ा क्लियर है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाइड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। यानी कि आपने ऑडिट रिपोर्ट अपनी दे दी, बोर्ड को दे दी, और बोर्ड ने भी इशू नहीं किया उसको, द बोर्ड हैज़ नॉट मेड इट पब्लिक। तो उसके दौरान अगर कोई इवेंट्स आते हैं इस तरह के, तो उस सूरत में क्या करना है? उस सूरत में आप मैनेजमेंट से कहेंगे ये चीज़ें हैं, आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करें। जब चेंज होगा तो डेफिनेटली फिर उसका जो है वो अप्रूवल होगी। इसके बाद आप ऑडिट प्रोसीजर्स साथ साथ अप्लाई करेंगे एंड देन जो है रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट अगर इशू करेंगे आफ्टर द डेट ऑफ द फाइन, जो जिस डेट पे अप्रूव हुआ है या उसी डेट को। अच्छा, इसमें बेसिकली एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप कहते हैं कि हम जो है इसको चेंज, मैनेजमेंट कहती है मैं चेंज नहीं करूँगा, देन ऑडिटर शुड कंसिडर रिवाइजिंग द रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट। अगर वो ज़ाहिर है सिग्निफिकेंट होगा तो आप रिवाइज भी करेंगे उसको। तो उस सूरत में अगर वो नहीं करता, यानी कि वो नहीं कर, फिर आप अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू हो गए, बोथ हैव बीन मेड पब्लिक, फिर कोई इशूज अराइज हुए, तो उस सूरत में एक ऑर्डर ये देखना है कि उसमें क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। इफ यस, देन ही शुड गो टू द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी आस्क्ड टू रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफ दे डोंट, तो फिर वो अपनी किसी तरीके से वो इन्फॉर्म करेगा। वो लीगल काउंसिल के पास भी जा सकता है, या जो है वो और कोई सोर्स पे इस्तेमाल कर सकता है, या SECB को भी इन्फॉर्म कर सकता है। नजम साहब, अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट, बोथ हैव बीन मेड पब्लिक, एंड देन सिग्निफिकेंट इवेंट जो अराइज हुआ है ऑडिटर की नॉलेज में आया है, तो उस सूरत में अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो, और वो ऑडिट रिपोर्ट अपनी रिवाइज नहीं कर सकता, तो उस सूरत में फिर क्या SECB के पास भी जा सकता है, इसमें इन्फॉर्म कर सकता है? पहले हम वो ये देखना पड़ेगा कि वो एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो फिर उसको जो है एम्फेसाइज करना चाहिए, और रेगुलेटर से भी कंसिडर करना पड़ेगा कि रेगुलेटर को अप्रोच करें नहीं करें। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो वो तो फिर उसको कोई इम्पैक्ट लेने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है उसको। वो डिपेंड करता है ना, अगर नॉन एडजस्टिंग में सिग्निफिकेंट है, कोई ह्यूज जो है वो डिजास्टर हो गया है, तो इसके बाद भी वो नहीं करेगा। देखो, उसमें जो है आप डिस्क्लोजर्स तो दे सकते हैं, देयर इज एन ऑप्शन टू गिव अ डिस्क्लोजर, लेकिन उससे आपके ओपिनियन पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर पोस्ट बैलेंस शीट डेट की कोई इवेंट। ठीक, आई एम सॉरी, आई शुड हैव आस्क्ड यू पीपल दैट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन इट, नाउ आई एम आस्किंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन इट। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट चेकलिस्ट, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। आई एम जस्ट जैसे कहने के हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, या इसको जो सिग्निफिकेंट जो चेकलिस्ट के पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सर शायद एक मिनट सर, कोई क्वेश्चन? जी सर। एक तो इंगेजमेंट पार्टनर है, उसके बाद इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये दूसरा पार्टनर हो जो कि सारे लिस्टेड कंपनीज को रिव्यू करेगा।
तीसरा पीसीसी यानी कि पार्टनर इंचार्ज ऑफ कंप्लायंस, क्या वो भी दोबारा करेगा लिस्टेड कंपनीज? पार्टनर इंचार्ज ऑफ कंप्लायंस नहीं, वो तो कंप्लायंस का है, वो कंप्लायंस का है। उसका बेसिकली ऑडिट एंगेजमेंट से और रिव्यू ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल जो रिव्यू करेगा उससे उसका ताल्लुक नहीं। कंप्लायंस में अगर आप ISQC 1 की बात कर रहे हैं तो ISQC 1 की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो है वो बेसिकली जो है आपको जो है बनानी है। उसमें ये है कि उसकी कंप्लायंस की बात हो रही है। सर इसमें रोल कंबाइन हो सकते हैं, दोनों कंबाइन। ये श्याम साहब, आप रिमेंबर आई हैड अ डिस्कशन विद यू ऑन दिस थिंग, और मैंने कहा था कि इसमें एंगेजमेंट पार्टनर कैन बिकम कंप्लायंस पार्टनर, बट एंगेजमेंट पार्टनर कैन नॉट बिकम क्वालिटी रिव्यू पार्टनर। इसमें रोल कंबाइन हो सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है कि 3 नेचुरल पर्सन अलग हो। ये हो सकता है कि एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो कंप्लायंस पार्टनर इंचार्ज कंप्लायंस भी हो सकता है, एथिक्स भी हो सकता या है, EQCR भी पार्टनर इंचार्ज कंप्लायंस हो सकता है। तो वो जो है ना नेचुरल पर्सन 3 होने जरूरी नहीं है, रोल कंबाइन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द फर्म। इसमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है जो हमें जो एम्फेसाइज यहाँ किया गया है कि बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पार्टनर या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है वो, और एंगेजमेंट पार्टनर या एंगेजमेंट टीम का कोई अगर क्वालिफाइड एंगेजमेंट टीम में क्वालिफाइड और भी हैं, दैट पर्सन कैन नॉट कैरी आउट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये चीज़ रखनी है। आप जो कंप्लायंस का पार्टनर है वो तो हो सकता है, कोई भी हो सकता है दोनों में से। एक ही होने से क्या मतलब है आपका? नहीं, एक भी हो सकता है, पूल भी हो सकता है। नहीं, पूल भी हो सकता है कि आपके 10 है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ 10 पार्टनर हैं जो हाँ हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल, वो जो है एंगेजमेंट पार्टनर से सेपरेट होगा। बिल्कुल एम्फेसाइज ये करना है कि EQCR जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर से सेपरेट होगा और ना वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट होगा। अकेला थोड़ी काम करेगा। नहीं, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द फर्म। वो पर्पस नहीं है, वो उनका सवाल हो सकता है कि उसमें जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो सही, उसको रिव्यू कर लेंगे कि उसमें क्लैरिटी आ जाए। ठीक है इसको, लेकिन आप ऑडिट प्रैक्टिस मैनुअल की बात कर रहे हैं या ISQC 1 का जो? अच्छा चलें, वो हम डिस्कस कर। अच्छा, इसके बाद बेसिकली इज देयर एनी क्वेश्चन? ये अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, मैनेजमेंट लेटर के मुतालिक आपने मेंशन किया था कि ये सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर नंबर 30 में आपने ये मेंशन किया था कि सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंटेशन, पीछे वो चला गया। तो ये जो मैनेजमेंट लेटर है वो कहाँ पे यहाँ आ रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर की बात कर रहे हैं नहीं, या मैनेजमेंट लेटर की बात कर रहे हैं? जो कि लेटर ऑडिटर देता है। बिल्कुल उसी की बात। बेसिकली मैनेजमेंट लेटर में वो पॉइंट आते हैं जो कि आप जो ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू की हुई है, अगर उसका वो पार्ट नहीं होता, मिसाल के तौर पर अगर क्वालिफाई की हुई है आपने तो वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल दिया, लेकिन मैनेजमेंट लेटर का पार्ट भी बन सकता है वो, अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो सकती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट लेटर और इसमें जो मैनुअल में सिग्निफिकेंट इश्यूज मेमोरेंडम है, दैट इज़ फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 2 or 3 टाइप ऑफ मैटर्स। वन इज़ जो आप बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ हो गया, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी की वायलेशन हो गई। इसके साथ साथ इंटरनल कंट्रोल के मैटर्स सारे आप डॉक्यूमेंट करेंगे, और अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड होगा तो जो पीछे फॉर्मेट आया था समरी ऑफ सिग्निफिकेंट इश्यूज समरी ऑफ सिग्निफिकेंट इश्यूज, that is basically documentation of all those matters, either those are to be reported in management letter, either those are to be reported in board letter. उसके अंदर मैनुअल में गाइडेंस ये दी हुई है कि फिर डिपेंडिंग अपॉन द मैटर्स देन यू विल सेपरेट देम, आइदर आप इस यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जो आ रहा है, आइदर या आप तो उसको बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे या फिर आप CEO को रिपोर्ट करेंगे।